भारत और क्रिकेट की कहानी तो हम सभी जानते हैं। हम इस कहानी के किरदारों और उनकी कहानियों को भी कहीं न कहीं पढ़ते सुनते रहते हैं। भारत में क्रिकेट को सबसे बड़ा खेल माना जाता है, लेकिन इस खेल को कभी भारत में राष्ट्रीय खेल कहलाने का सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? क्यों आज भी भारत में हॉकी को देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जबकि हालात ये हैं कि भारत में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इस खेल के नियम कायदों और खेलने का तरीका मालूम है। और अगर आखिरी वाक्य को ही लेकर के चले तो फिर इस बात के पीछे क्या वजह है कि राष्ट्रीय खेल माना जाने वाला खेल हॉकी किस तरह से खेला जाता है? इस बात को समझने वाले लोग भारत में कम हैं। यह खेल आखिरकार किस तरह से उस देश में लोगों के बीच से खत्म होता चला गया, जिसके सफलताओं की कहानियां इतिहास में क्रिकेट से भी ज्यादा शानदार है? तो आखिर किस तरह के उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये सफर हॉकी के इस खेल का भारत में चलता रहा है, और कौन से खिलाड़ियों और सामान्य लोगों ने देश में इस खेल को अपने समय में संवारने का प्रयास किया है? कौन सी वो कहानियां हैं जिस खेल का इतिहास शानदार बनाती हैं, और भविष्य में किस तरह से खेल देश में नजर आने वाला है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। इस दुनिया में इंसान के दिमाग और शरीर का डेवलपमेंट बहुत ही लंबे प्रोसेस से होकर के आज यहाँ तक पहुंचा है, और इस प्रोसेस में जब इंसान को अपने मनोरंजन के लिए कुछ हल्के और आसान कामों या कहें कि खेलों की तरफ चलने की जरूरत महसूस हुई, तब हॉकी की शुरुआत आज के इजिप्ट में हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि हॉकी से बिल्कुल मिलता जुलता एक खेल इजिप्ट में आज से लगभग 4000 से 5000 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे अलग अलग तरह के आकार की लकड़ी की सहायता से खेला जाता था। और जहां आज गोल गेंद की जरूरत होती है, उस समय एक चपटी चीज का यूज किया जाता था। प्राचीन मिस्र में हॉकी से बिल्कुल मिलते जुलते इस खेल के बारे में जानकारियां हासिल करने पर पता चलता है कि लोग दो अलग अलग ग्रुप्स बनाकर ठीक उसी तरह आज की अपेक्षा एकदम साधारण तरीके से मोड़ी हुई लकड़ी को लेकर के ये खेल खेला करते थे। मिस्र के अलावा आयरलैंड, स्कॉटलैंड और प्राचीन ग्रीक में भी किसी न किसी तरीके से हॉकी जैसा ही कोई खेल सैकड़ों साल पहले शुरू हो गया था, और इनमें से कुछ जगहों पर इस खेल को हॉकी भी कहा जाता था। साल 1527 के आसपास यह खेल स्कॉटलैंड तक पहुंच गया था, और अभी तक यह खेल अपने सबसे पुराने और आसान वर्जन में ही दुनिया के अलग अलग देशों में खेला जा रहा था। मगर यहाँ से एक नया बदलाव इस खेल की कहानी में होने वाला था, और इस कहानी में मुख्य किरदार की भूमिका में एक देश इंग्लैंड था, जो क्रिकेट की तरह हॉकी को भी दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाने में कामयाब रहा था। आधुनिक दौर में हॉकी का खेल जिस तरह हम देखते हैं, और आज जो खेल हॉकी के नाम से खेला जा रहा है, उस खेल को शुरू करने का श्रेय ब्रिटेन को ही दिया जाता है। आयरिश हर्लिंग को हॉकी की तरह खेले जाने वाले उन सभी खेलों में सबसे ज्यादा हूबहू माना जाता है, जो 18वीं शताब्दी से पहले तक दुनिया में अलग अलग जगहों पर खेला जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत की सरकारी स्कूलों के जरिए अंग्रेज सरकार ने हॉकी के आधुनिक रूप को देश में शुरू किया था। साल 1861 में दुनिया के सबसे पहले हॉकी क्लब की शुरुआत हुई, जो ब्लैक हीथ में बनाया गया था, और उसके बाद लगातार धीरे धीरे यह खेल दुनिया भर में अपनी आसान नियमावली और पास टाइम के तौर पर चलता गया। भारत में अंग्रेजी अधिकारियों के लिए हॉकी क्रिकेट के बाद सबसे मनपसंद पास टाइम था, और इसलिए क्रिकेट के अलावा हमेशा से ही एक पीढ़ी ने जिस खेल को अपने देश में बढ़ते हुए देखा, वो हॉकी का खेल ही था, जिसे खेलने के लिए भारत में खाली मैदानों की भी सहूलियत और दूसरी बात यह थी कि इस खेल के लिए कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत भी नहीं थी। इन्हीं कारणों की वजह से हॉकी भारत में लगातार शानदार रफ्तार से बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे कोलकाता से निकलकर हॉकी भारत में मुंबई और पंजाब तक पहुंच गई थी। और यहाँ पर आकर हॉकी से जुड़े कुछ बड़े टूर्नामेंट जैसे कोलकाता का बैक्टन कप और मुंबई में आगा खान टूर्नामेंट भी शुरू हो गए थे, जिससे हुआ ये कि भारत में उस समय हर बच्चे और जवान के लिए हॉकी सबसे फेवरेट खेल बन गया था। साल 1908 में पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया, और साल 1920 में एक बार फिर यह खेल ओलंपिक का हिस्सा रहा। मगर बाकी एडिशंस में इस खेल को जगह नहीं मिली, और फिर ये डिसाइड किया गया कि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हॉकी हमेशा टूर्नामेंट का हिस्सा बना रहेगा। भारत यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी हुकूमत के नीचे फलते फूलते इस खेल में इतना बेहतरीन हो गया था कि इस देश की टीम को भी साल 1928 के ओलंपिक से बाहर रखना मुमकिन नहीं था। भारत के खिलाड़ी अपने मैदानों में खेलते हुए इतने मजबूत और समर्थ बन गए थे कि उन्हें अंग्रेजी झंडे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग टीम के तौर पर ओलंपिक में इस खेल के लिए भेजा जा सकता था। इस बात पर पक्की मोहर साल 1926 में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से और भी ज्यादा पुख्ता हो गई थी। 1926 से हॉकी के खेल में एक बेहतरीन टीम और सबसे महान खिलाड़ियों का आगाज हुआ, जो आगे लगभग 4 दशकों तक इस खेल को डोमिनेट करने वाला था। साल 1926 में भारतीय हॉकी टीम अपने पहले विदेशी दौरे के लिए न्यूजीलैंड रवाना हुई, और ये वो समय था जब भारत की कोई भी टीम पानी के जहाज से ही अपनी पूरी यात्राएं करती थी। न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने कुल 21 मैचों में भाग लिया था, और उनमें से 18 मैचों में इस टीम को जीत हासिल हुई थी। ये शायद संयोग ही है कि एक तरफ जहां न्यूजीलैंड में साल 1926 में अपने प्रदर्शन के दम पर मेजर ध्यानचंद तहलका मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ मुंबई के जिमखाना स्टेडियम में एक दूसरे सैनिक कर्नल CK नायडू ने अंग्रेजी टीम के खिलाफ शतक लगाकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को अंग्रेजों की नजर में टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक बना दिया था।
भारत में क्रिकेट और हॉकी के खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए जिस करिश्माई प्रदर्शन की जरूरत थी वो काम दो महान खिलाड़ियों ने पूरा कर दिया था। अब बारी उसको आगे बढ़ाने की थी। भारतीय हॉकी टीम ने इस सफर को किस तरह से आगे बढ़ाया वो अपनी तरह की अकेली कहानी है जिसे दोहरा पाना मुमकिन नहीं है। इंडियन हॉकी फेडरेशन को FIH का मेंबर बना लिया गया था, जिसके साथ भी तय हो गया था कि भारत के खिलाड़ी अगले ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। भारत उस समय अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था और उन्हीं के झंडे तले खेल भी रहा था। भारतीय हॉकी टीम को अंग्रेजी सेना और अधिकारियों द्वारा ही सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती थी और एक तरह से कहने को अंग्रेजी हुकूमत ही भारत के हॉकी खिलाड़ियों का खर्च भी उठाती थी। लेकिन एक शासन के अधीन रहते हुए भारत के हॉकी खिलाड़ियों ने खुद को सीमित संसाधनों में रहते हुए कितना मजबूत और बेहतरीन बना लिया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1928 ओलंपिक में इंग्लैंड ने पहले खुद का नाम दिया था और देश अलग से एक टीम को भेजकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला था। मगर बाद में जब भारतीय हॉकी टीम की एंट्री पुख्ता हो गई तब इंग्लैंड ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे एक ऐसे देश के खिलाड़ियों से हार जाएंगे जिनका देश उनका गुलाम है। अपने पहले ओलंपिक में खेलते हुए भारत ने दुनिया भर की बड़ी टीमों को हराया और चौंकाने वाली बात यह रही कि इस ओलंपिक में भारत के खिलाफ कोई भी टीम एक भी गोल पूरा नहीं कर पाई थी और भारतीय खिलाड़ियों ने आसानी से अपने सभी मैचों को जीत करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। भारत की हॉकी टीम ने अपने पहले ओलंपिक में कुल 5 मैचों में भाग लिया था और 29 गोल पूरे किए थे, जिसमें से 14 गोल मेजर ध्यानचंद की तरफ से आए थे। साल 1932 में एक बार फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, मगर इस बार दुनिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। आजादी हासिल करने का प्रयास लगातार पंख फैला रहा था और ऊपर से दुनिया भर में एक विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल भी घिरते नजर आ रहे थे। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में खेल नहीं रुकना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि अब की बार ओलंपिक में सिर्फ 3 देशों की टीमें आएंगी और बिना सेमीफाइनल और फाइनल सीधे रॉबिन राउंड के जरिए ही विजेता का फैसला किया जाएगा। भारत जो कि डिफेंडिंग चैंपियन था तो उसके खिलाड़ियों को भाग लेना जरूरी था और उसके बाद होस्ट अमेरिका के बाद तीसरी टीम जापान से आने वाली थी। हॉकी के खेल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए शर्तें अब की बार अलग थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के खेल में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। अमेरिका के खिलाफ अपने आखिरी मैच में भारत ने हर 3 मिनट में औसतन 1 गोल पूरा किया और कुल 24 गोल के साथ अमेरिका को 23 गोल के बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार सबसे बड़ा खिताब हासिल कर लिया था। इस बार जीत के हीरो ध्यानचंद के भाई रूप सिंह रहे, जिन्होंने 11 गोल पूरे किए थे और ध्यानचंद के खाते में 7 गोल आए थे। एक कहानी सुनने को मिलती है कि अमेरिकी खिलाड़ी इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों को रोकने की जगह ठहर कर उनको गेंद एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास ऑन करते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर कोई जादू असर कर रहा था और सच में भारतीय खिलाड़ियों के खेल का जादू ही था जिसने विरोधी टीम को बीच मैदान में प्रशंसक बना करके अवाक खड़ा कर दिया था। अगर आप क्रिकेट को साथ लेते हुए चले तो आपको याद होगा किसी साल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेला था। हालांकि हॉकी टीम से वो हर लेवल पर काफी पीछे थी, लेकिन ये कुछ आधे अधूरे संयोग आगे की कहानी को बुनते जा रहे थे और जैसा कि आपको मालूम है ये कहानी बिल्कुल ही नए ढंग से आगे चल करके मिलने वाली थी। भारतीय हॉकी टीम और उसके साथ साथ ध्यानचंद का नाम लगातार अब दुनिया में खेल की समझ रखने वाले लोगों के बीच सुनाई देने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन से लेकर आम लोग, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच भी भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी। भारत हॉकी के खेल में एक महाशक्ति बनकर के उभर रहा था और गोल्ड मेडल जीतने की भूख अब भी शांत होती नजर नहीं आ रही थी। साल 1936 में पानी के जहाज से अपने तीसरे ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए जर्मनी पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ आकर बहुत लंबे समय बाद एक बड़ी और आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक प्रैक्टिस मैच था और सामने होस्ट जर्मनी की टीम थी, मगर फिर भी ध्यानचंद बताते हैं कि जिस तरह से हमारा खेल उस मैच में रहा और जिस स्थिति से निकल करके हम हार गए वो मैं कभी नहीं भूल सकता और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भारतीय टीम 4-1 से ये मैच हार गई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि भारत से INS दारा को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो एक काबिल खिलाड़ी थे जो बहुत ही जरूरी रिप्लेसमेंट हो सकते थे। सेमीफाइनल के ठीक पहले INS दारा जर्मनी पहुंचे और भारत फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला एक बार फिर जर्मनी से होने वाला था और स्टैंड में हिटलर भी ये मैच देखने के लिए खड़ा हुआ था। फाइनल के लिए तारीख भी संयोगवश 15 अगस्त रखी गई थी और इस दिन हिटलर के सामने ध्यानचंद ने नंगे पैरों पर खेलते हुए जर्मनी को बड़े अंतर से हराकर तीसरी बार गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मैच में जब एक समय लीड 8-1 से हो गई तब दाराजी ने कहा कि भारत का कोई खिलाड़ी गोल नहीं करेगा, अब हम जर्मनी को दिखाएंगे कि ड्रिबल और बॉल कंट्रोल में हम कितने सक्षम हैं। भारत ने उसके बाद कोई गोल नहीं किया, मगर फिर भी जर्मनी के खिलाड़ियों के लिए भारत के ड्रिबल तकनीकी को तोड़ना मुश्किल हो गया और जर्मनी ये मैच हार गया। मैच के बाद हिटलर से ध्यानचंद की मशहूर मुलाकात हुई, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह के सामने एक गुलाम देश के खिलाड़ी ने भारत के सम्मान को बेचने से मना कर दिया और हिटलर की सराहना कबूल करते हुए वापस भारत लौट आया। साल 1936 के बाद जो सबसे मशहूर कहानी सुनने को मिलती है वो आजाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की है। जिस देश के खिलाड़ियों ने हॉकी के खेल में उस देश को फाइनल में हरा करके हासिल किया था, जिसने लगातार 200 सालों तक भारत पर शासन किया था। एक आजाद देश के तौर पर भारत पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले
रहा था, लेकिन दारा जैसे हॉकी के कुछ अनुभवी खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए थे और ध्यानचंद ने संन्यास ले लिया था। उससे बड़ी दिक्कत ये थी कि फेडरेशन के पास खिलाड़ियों को लंदन भेजने के लिए जरूरी 3 लाख रुपए नहीं थे, तो राजाओं महाराजाओं से सहायता ली गई। सभी नए खिलाड़ियों को तैयार किया गया, जिसमें बलबीर सिंह नाम के एक खिलाड़ी भी थे। गीली टर्फ पर पहली बार खेलते हुए भारत के खिलाड़ियों को मुश्किलें आई, चोटें भी लगी और आखिरकार उन्होंने नंगे पैर मैदान पर उतरने का फैसला किया और इस तरह फाइनल में पहुंचकर इंग्लैंड को बलबीर सिंह के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 4-0 से हराकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए। साल 1928 से 1956 तक भारत की हॉकी टीम ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसके लिए भारत ने लगातार 30 मैचों में जीतने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया था और यहाँ तक पहुंचने के लिए 179 गोल पूरे किए थे। सामने वाली टीमों के पास भारत के डिफेंस, अटैक और ड्रिबल का कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से भारत के खिलाफ 28 सालों में ओलंपिक के मैदान पर सभी टीमें मिलकर महज 7 गोल ही कर पाई थी। ये एक सुव्यवस्थित और एक तरफा डोमिनेशन था, जो इससे पहले ओलंपिक के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ से कुछ नई कहानियां जुड़नी शुरू होती हैं और यहाँ से खेल में दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम का सबसे खराब प्रदर्शन शुरू होता है, जो आखिरकार साल 2008 में उस मुकाम पर पहुंच जाता है जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। ये भयानक सपने की तरह चलने वाले आगे की कहानी में कौन से किरदार और कौन सी घटनाएं सामने आई, उस पर बात करने से पहले भारत के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर को समझ लेते हैं, जिसकी वजह से भारत की एक पूरी जनरेशन का फेवरेट खेल हॉकी बन गया था। और आज भी अगर हम हॉकी का जिक्र करते हैं तो एक चेहरा ही हमारे सामने आता है, मेजर ध्यानचंद। तो चलिए भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े खेल रत्न की कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। भारत की एक पूरी जनरेशन को क्रिकेट सिखाने वाली बहुत से खिलाड़ियों की कहानियां आपने सुनी होंगी और बहुत से खिलाड़ियों के नाम भी आप जानते हैं, मगर जब भी बात हॉकी की आती है तो मेजर ध्यानचंद के अलावा कोई दूसरा नाम शायद याद नहीं आता है। हम हॉकी खेलने वाले किसी भी दूसरे खिलाड़ी की कहानी को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं जितना कि मेजर ध्यानचंद की कहानी को जानते हैं। अब ये बात इस खेल के लिए हमारे कम होते इंटरेस्ट को दिखाता है या ध्यानचंद के लिए हमारे मन में बढ़ती उत्सुकता है, इसका फैसला आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरे हिसाब से हॉकी खेल में कोई खिलाड़ी उतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया जहां पर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल को पहुंचा दिया था। इसलिए जब भी हम हॉकी के बारे में सोचते हैं तो हमारी उत्सुकता सिर्फ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती है। मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां और किस्से बताए जाते हैं और किसी ने सच ही कहा है कि जो व्यक्ति किंवदंतियों का किरदार बन जाता है उसकी महानता का नाप तोल करना मूर्खता का काम है। तो यह कोशिश नहीं करते हैं और 29 अगस्त 1905 की तारीख की तरफ चलते हैं, जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में ध्यान सिंह नाम के एक लड़के का जन्म हुआ था। ध्यान सिंह को बचपन में रेसलिंग खेल का बहुत शौक था और हॉकी जैसे किसी भी खेल से उनका परिचय अभी तक नहीं हुआ था। और फिर यह लड़का 16 साल की उम्र में अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गया। यह अपने साथी सैनिकों के साथ रहते हुए ध्यान सिंह को क्रिकेट खेलने का मौका मिला और इनके लिए एक सीनियर अधिकारी ने ध्यान सिंह को हॉकी के खेल से इंट्रोड्यूस किया। क्रिकेट और हॉकी उस समय अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा लोग खेला करते थे, मगर ध्यान सिंह को जैसे हॉकी की आदत लग गई थी। उन्होंने हॉकी खेलना सीखा और धीरे धीरे यह खेल उनके लिए एक ऑब्सेशन बन गया था, जिसकी वजह से ध्यान सिंह हॉकी का खेल रात में चांद की रोशनी के तले भी खेलते रहते थे। जब उनके दोस्तों ने ध्यान सिंह को चांदनी में हॉकी खेलते हुए देखा तो उन्होंने ध्यान सिंह के नाम में चंद जोड़ दिया और धीरे धीरे यह नाम ध्यानचंद्र से ध्यानचंद बन गया, जो हमेशा हमेशा के लिए इस खिलाड़ी के साथ चलता रहा। ध्यानचंद के पिता रामेश्वर सिंह भी अंग्रेजी सेना में ही काम करते थे और इसलिए उनका तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था और इसी कारण ध्यानचंद की स्कूली पढ़ाई 6 साल बाद इन्हें कुछ कम समय के लिए बीच में छोड़नी पड़ी। और जब ध्यानचंद अपने माता पिता के साथ आखिरकार अंग्रेजी सरकार के द्वारा झांसी में मिली जमीन पर सेटल हो गए, तब ध्यानचंद ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और आगे चलकर विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से साल 1932 में ग्रेजुएशन पूरा किया। साल 1922 से 1926 तक ध्यानचंद मुख्य रूप से आर्मी हॉकी टूर्नामेंट ही खेलते रहे और यहाँ से इस खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ध्यानचंद को आर्मी के एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान मिल गई थी। ध्यानचंद अपने खेल की वजह से मशहूर हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1926 में ध्यानचंद को न्यूजीलैंड दौरे के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अंग्रेजी सेना में 5 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम शुरू करने वाले ध्यानचंद जब न्यूजीलैंड से भारत पहुंचे तो उन्हें लांस नायक की रैंक से सम्मानित किया गया और धीरे धीरे इसी तरह अपने खेल की बदौलत ध्यानचंद साल 1936 तक मेजर ध्यानचंद बन गए थे। ध्यानचंद के खेल में गजब की फुर्ती, कंट्रोल और मेंटेन स्किल लेवल नजर आता था। ध्यानचंद को मैदान की भूगोल और सभी खिलाड़ियों की पोजीशन को परखने और समझने की महारत हासिल थी और गेंद के साथ जिस तरह की मस्ती ध्यानचंद किया करते थे वो विपक्षी खिलाड़ियों के लिए थकाने वाला एक्सपीरियंस हुआ करता था। शॉट को डिफेंड करने के लिए खड़े विपक्षी खिलाड़ियों को ध्यानचंद पास ऑन से चकमा देकर के निकल जाते थे और जब शॉट की कोई गुंजाइश नहीं होती तो वहां से किसी भी एंगल से ध्यानचंद गोल कर दिया करते थे। ध्यानचंद ने अपने पहले ओलंपिक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे। तब एक न्यूज़पेपर ने लिखा था कि दिस इज नॉट ए गेम ऑफ द हॉकी बट मैजिक। ध्यानचंद इज इन फैक्ट द मैजिशियन ऑफ हॉकी। ध्यानचंद जब मैदान में गेंद को लेकर के भागते थे तो ऐसा लगता था कि उनसे गेंद लेना तब मुमकिन ही नहीं है जब तक वो खुद किसी को पास ऑन नहीं कर देते हैं। और इसी कला को देखते हुए नीदरलैंड्स और उसके अलावा कुछ और देशों की अलग अलग अथॉरिटीज ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक का परीक्षण किया। उनकी स्टिक को तोड़ करके देखा गया कि कहीं इसमें कोई गोंद या कोई मैग्नेट तो नहीं है जिससे गेंद चिपक जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक
बुजुर्ग महिला ने उनको अपने स्टिक से वह सब कुछ करने के लिए कहा था जो मैदान पर किया करते हैं, और ध्यानचंद ने महिला को एक आम लकड़ी के जरिए भी कुछ गोल करके आश्चर्य में डाल दिया था। ध्यानचंद की इस कला के पीछे इस खिलाड़ी की प्रैक्टिस का कमाल था। वे रेल की पटरियों पर और घर में अपने कमरे में अलग अलग तरीके से पूरे दिन किया करते थे। डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के खेल को देख करके एक बार कहा था कि खिलाड़ी हॉकी में गोल इस तरह से करता है कि जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी रन बनाता है। साल 1934 में हॉकी फेडरेशन ने न्यूजीलैंड का दौरा करने का फैसला किया और ध्यानचंद के साथ उनके भाई को इस टीम में शामिल कर लिया गया। कप्तान ने जब टीम से बाहर रहने का फैसला किया तब ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। इस दौरे पर भारतीय टीम ने कुल 48 मैच खेले और कुल 584 गोल किए, जिसकी बदौलत टीम को सभी मैचों में जीत हासिल हुई थी। इनमें से कुल 23 मैच ध्यानचंद ने खेले थे और कुल 201 गोल पूरे किए थे, जो सच में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। साल 1936 के ओलंपिक में ध्यानचंद ने भारतीय टीम में कप्तान की भूमिका निभाई थी। यह ध्यानचंद का आखिरी ओलंपिक टूर्नामेंट था। साल 1956 में भारतीय सेना में 34 साल सेवा देने के बाद ध्यानचंद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद लगातार 10 सालों तक ध्यानचंद ने अलग अलग कोचिंग पोजीशन पर रहते हुए नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को हॉकी का खेल सिखाया और फिर अपने शहर झांसी लौट गए, जहां 1989 में 74 साल की उम्र में लीवर कैंसर के कारण ध्यानचंद जी का निधन हो गया था। ध्यानचंद के सम्मान में आज भारत सरकार द्वारा खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान अलग अलग खिलाड़ियों को दिया जाता है और उनके जन्मदिन को भी स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वियना में ध्यानचंद की एक तस्वीर लगाई गई थी जिसमें इस खिलाड़ी को 4 हाथों के साथ दिखाया गया था। ये बताता है कि किस तरह ध्यानचंद दुनिया भर में लोगों के लिए हॉकी के खेल में भगवान के समान बन गए थे। ध्यानचंद के निधन के बाद अगले साल भारतीय टीम ने ओलंपिक में अपना आखिरी गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन अब वो जादुई असर, वो खिलाड़ी और खेलने का वो शानदार तरीका हॉकी से गायब हो गया था, जिसकी बदौलत भारत ने लगातार 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। साल 1956 में एक तरफा बिना कोई गोल कंसीड किए भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन फिर साल 1960 के ओलंपिक खेलों में भारत के विजय रथ को पाकिस्तान ने फाइनल में हरा करके थाम दिया और भारतीय टीम को पहली बार सिल्वर से संतोष करना पड़ा। साल 1975 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया और एशियाई टूर्नामेंट्स में अब यह टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह सब कुछ खत्म होता जा रहा था। 1960 के दशक से ही भारतीय हॉकी फेडरेशन में अंदरूनी राजनीति की खबरें आनी शुरू हो गई थी। पैसों की कमी पहले से ही थी और अब भारतीय खिलाड़ियों ने अचानक अपने खेल का तरीका भी बदल दिया था। एक अखबार ने इस दौरान भारतीय हॉकी के खेल पर आर्टिकल में बताया था कि गेंद का पीछा करने की जगह अब भारतीय खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ियों का पीछा करने लगे हैं। बात करें दूसरे देशों की तो यहाँ लगातार हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने अपना स्तर ऊपर पहुंचाने का प्रयास जारी रखा। प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन सुविधाएं अलग अलग देशों में खिलाड़ियों को मिल रही थी और मीडिया से लेकर राजनीति से जुड़े लोग और फेडरेशन भी इन खिलाड़ियों का सहयोग हर तरीके से करने में लगी हुई थी। मगर भारत अपने अतीत की ही कहानियों में ही सिमट करके कहीं खो गया था। खिलाड़ियों के खेल को अंदरूनी राजनीति, पक्षपात और भाईचारे की कुछ घटनाओं ने खत्म कर दिया था। रही सही कसर IFF के फैसले से पूरी हो गई, जिसमें बताया गया कि हॉकी के सभी टूर्नामेंट अब एक गीली टर्फ पर ही खेले जाएंगे, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों को जिस तरह की जमीन पर खेलने की आदत थी अब उस पर कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होने वाला था। इस फैसले के तुरंत बाद विदेशों में टर्फ बनाने का काम शुरू हो गया, मगर भारत में उस समय कोई भी टर्फ के लिए जरूरी 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं था और न ही फेडरेशन ने इस फैसले का विरोध करने का प्रयास किया, जिस समय भारतीय हॉकी से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। साल 1962 में एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद अगले टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान को हराकर 7वीं बार गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 1966 में भी अपने नाम कर लिया था। पाकिस्तान उस समय हॉकी के खेल में एक उभरती ताकत के रूप में नजर आ रही थी, जहां पर टीम का अंदरूनी माहौल पैसों की कमी के बावजूद भी भारत से अच्छा चल रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को हॉकी के हर टूर्नामेंट्स के फाइनल में कम से कम एक बार हरा दिया था। भारत में हॉकी के इस बदलते दौर के साथ क्रिकेट की कहानी में भी बदलाव नजर आ रहा था। जब लोग हॉकी फेडरेशन में चल रही आपाधापी से परेशान हो गए थे तो उन्होंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू कर दिया और साल 1971 में जब भारत ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को उनके घर में हराया तो यह मैच लगभग 8 करोड़ लोगों ने फॉलो किया था। यहाँ से क्रिकेट ने भारत में हॉकी की जगह पर अधिकार करना शुरू कर दिया। हॉकी के मैदान भारत में खाली पड़ते जा रहे थे और भारत के लोग क्रिकेट देखने के लिए मैदानों पर भी नजर आने लगे थे और रेडियो के आसपास भी उस तरह की भीड़ के दृश्य नजर आने लगे थे जो कभी हॉकी के लिए लगती थी। 1980 के दशक में भारतीय हॉकी का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया और ये वही समय था जब कपिल देव की टीम ने इंग्लैंड में विश्व कप जीतकर हॉकी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इसके बाद खेल की दुनिया में सचिन का आगाज हुआ। लिबरलाइजेशन के दौर में मीडिया से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स ने आम लोगों को आकर्षित करने के लिए हॉकी की जगह क्रिकेट के खिलाड़ियों को एडवर्टाइज करना शुरू किया और इसी तरह BCCI के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ हॉकी हर तरह से धीरे धीरे भारत में क्रिकेट से पिछड़ता चला गया। अब लोग सचिन तेंदुलकर को जानते थे लेकिन हॉकी में अपनी टीम से कोई भी परिचित नहीं था। लोगों के लिए क्रिकेट खेलना भी उतना ही आसान था जितना कि कभी हॉकी खेलना हुआ करता था और क्रिकेट के लिए किसी विशेष मैदान की भी जरूरत नहीं थी। तो गांव देहात में भी लोगों ने क्रिकेट को चुनना शुरू कर दिया। हॉकी के खत्म होते प्रभाव पर IPL ने आखिरी चोट लगाने का काम किया, जहां से भारत क्रिकेट की दुनिया में महाशक्ति बन गया और पैसों के मामले में क्रिकेट के खेल में इस देश से बड़ा कोई नहीं है। हॉकी के खेल में भारत के पास मेडल हमेशा रहे लेकिन पैसा कभी नहीं रहा और अब शोहरत और सम्मान भी खत्म हो गया था। साल 2007 में भारतीय हॉकी टीम की रैंक 12वें यानी आखिरी स्थान पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अगले साल ओलंपिक के लिए यह टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी।
भारत में पंजाब राज्य ने देश को सबसे ज्यादा और कुछ बड़े ही हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। उत्तर प्रदेश से ध्यानचंद जैसा नाम निकल करके सामने आया था, मगर इस लिस्ट में जो एक नाम सबसे कम दिखाई देता है वो उड़ीसा राज्य का है, जहाँ से बहुत ही कम खिलाड़ी सबसे बड़े लेवल तक पहुंच पाए हैं। मगर अब उड़ीसा सरकार ने भारत में हॉकी को अपनी खोई पहचान फिर से दिलाने का जिम्मा उठाया है और इस दिशा में उड़ीसा ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह का काम किया है वो लाजवाब और बेहतरीन है। उड़ीसा सरकार की तरफ से 6 टर्फ बनाने के लिए जरूरी पैसे का खर्च उठाने का फैसला किया गया है और इसके बाद उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी को 100 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप राशि देकर के भी ये जाहिर कर दिया है कि अगले कुछ सालों में देश की टीम को यह राज्य सब कुछ जरूरी चीजें उपलब्ध करवाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में एक हॉकी टूर्नामेंट भी होस्ट किया गया था, जहां मैदानों की स्थिति देखकर और पूरी सुविधाओं को लेकर के विदेशी मीडिया ने भी उड़ीसा सरकार की प्रशंसा करते हुए अलग अलग अखबारों में आर्टिकल लिखे थे। उड़ीसा सरकार के लगातार जरूरी सहयोग और समर्थन की बदौलत ही भारतीय टीम कई सालों बाद साल 2020 में ओलंपिक में कोई मेडल हासिल करने में कामयाब रही थी और बाकी टूर्नामेंट में भी इस टीम का प्रदर्शन लगातार शानदार होता जा रहा है। अब भारतीय हॉकी को देश के सभी खेल प्रेमी लोगों के समर्थन की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के पूरे देश में उड़ीसा जैसा काम किया जाए और ओलंपिक में जीत करके आने वाले सभी खिलाड़ियों को वो सम्मान जब देश में क्रिकेट के खिलाड़ियों के बराबर मिलना शुरू हो जाएगा, तब जाकर के इस देश में हॉकी फिर से पटरी पर लौट पाएगी। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ जिस दिन मेजर ध्यानचंद का नाम भी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की लिस्ट में पहुंच जाएगा और लोग टेलीविजन पर हॉकी को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से हॉकी की रफ्तार देश में अपने पुराने दिनों की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए एक बदलाव की जरूरत है, जो उड़ीसा से शुरू तो हो गया है लेकिन उसको आखिर तक चलाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने आपसे बहुत पहले बोला था कि हम हॉकी पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो पर अपना अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।